डस्टर को पता है कि उसे थोड़ा सा छांव में रह के काम करना चाहिए, यानी थोड़ी प्राइसिंग कट के साथ खेलना चाहिए। पुरानी जो डस्टर थी उसमें ऑल व्हील ड्राइव आता था, क्या वो वापसी करेगा ऑल व्हील ड्राइव? नहीं, अफसोस। पहली चीज सुनिए, 26 जनवरी को रेनो इसे लॉन्च कर रहा है जी, और हमें उम्मीद है कि रेनो बेस वेरिएंट की प्राइस ही बताएगा उस दिन भी। हाँ। और बेस वेरिएंट की प्राइस का मेरा अनुमान, टाटा सिएरा की तरह रेनो डस्टर वापसी कर पाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका भाई आज स्टूडियो से बात कर रहा है। वैसे तो हम गाड़ियों के साथ वीडियो बनाते हैं और स्टूडियो से बात करने की वजह यह है कि हमारे साथ एक गेस्ट हैं जिनको आप पहले भी हमारे चैनल पर देख चुके हैं, आस्कार गुरु। तो इनसे बातचीत में हम ये जानना चाहेंगे कि जो रेनो डस्टर 26 तारीख को आने वाली है उससे हम क्या उम्मीदें रख सकते हैं, उसमें क्या क्या मिल सकता है। इंजन की, प्राइसिंग की बहुत सारी जानकारी, रिसर्च इन्होंने ऑलरेडी कर ली है, तो उस रिसर्च का फायदा हम भी तो उठा लें, क्यों सर? वेलकम पहले तो आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू विशाल। और आपने देखा सर, अभी टाटा सिएरा ने आगे जो धमाल मचाया है, कमबैक जो किया है, अब रेनो डस्टर भी 5 साल बाद 6 साल बाद कमबैक कर रही है। क्या उम्मीदें हम रख सकते हैं रेनो डस्टर से? देखो, उम्मीदें तो रखनी चाहिए, लॉजिक भी है उसका, क्योंकि जब भी कोई वापस आ रहा है, नाम वापस आ रहा है, कल्ट नेम था डस्टर, ऐसी बात नहीं है, और डस्टर ने बहुत नाम कमाया था और अच्छा नाम कमाया था, तो उस नाम को अगर वापस ला रही है रेनो तो उम्मीदें तो रखनी चाहिए। अब वो उम्मीदों पे खरी उतरेगी या नहीं उतरेगी वो बात की बात है। फिलहाल तो मुझे बड़ी उम्मीदें हैं और मैं ये मानता हूं कि रेनो को अगर सही ढंग से मार्केटिंग कर पाए इस प्रोडक्ट की तो वो रेनो को बहुत अच्छा जीवन दे सकती है। मार्केट में तो क्रेटा, ग्रैंड विटारा, सेल्टोस, सिएरा, ये सारे प्रोडक्ट नेम है। देखिए, ये बात सही है कि ये बड़े बड़े नाम मौजूद हैं, लेकिन डस्टर को पता है कि उसे थोड़ा सा छांव में रह के काम करना चाहिए, यानी थोड़ी प्राइसिंग कट के साथ खेलना चाहिए कि वो प्राइस तो ले मिनी एसयूवीज वाली और प्रोडक्ट दे मिड साइज एसयूवी वाला। अभी आप प्राइसिंग जरा रिवील मत कर देना, क्योंकि वो हम वीडियो के लास्ट में इनसे पूछेंगे कि रेनो डस्टर की प्राइसिंग रह क्या सकती है, तभी तो वीडियो लास्ट तक देखेंगे। हाँ, तो आपने काफी अच्छे से संभाला रेनो डस्टर को, लेकिन अगला सवाल इन पर दागते हैं। डिजाइन कैसा होगा इस गाड़ी का? पुराना डिजाइन तो हमें याद है, उसके आसपास रहेगा या ड्रास्टिक चेंज देखने को मिलेगा? पुराना डिजाइन बहुत पुराना हो गया था, उसके बाद एक जनरेशन और आ चुकी थी जो इंडिया में आई नहीं, और अब ये अगली जनरेशन है जो इंडिया में आ रही है। डिजाइन में थोड़ा फ्यूचर झलकता है, मतलब कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ ये काम किया है इन्होंने बेहतर। कुछ लुक में अच्छापन भी है, काफी यूनिकनेस है, फ्रेशनेस भी मौजूद है, और अगर आप इंटरनेशनल डस्टर देखेंगे तो लगभग वो उससे मिलता जुलता ही इंडिया में डस्टर लाने का इनका प्लान है। अच्छा। और हाँ, रही बात इसकी कि जब देखने की वाइज बात आए तो काफी कुछ ये सेटल है प्रोडक्ट, मतलब मैं ये कहूं कि अपने सेगमेंट में खप जाएगा, मतलब बहुत ओवर हाइप प्रोडक्ट नहीं होगा, जैसा सिएरा का हाइप है वैसा नहीं होगा, और ना ही बहुत डल कहलाएगा, थोड़ा बीच में संभलने की सोफिस्टिकेशन जैसा मामला रहेगा कि हाँ, देख के थोड़ा अच्छा लगेगा लोगों को, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल छिप जाए। प्लेटफॉर्म की बात करें, कंप्लीट नया प्लेटफॉर्म। ओके, कंप्लीट नया प्लेटफॉर्म, सीएमएफ प्लेटफॉर्म कहलाते हैं वो, अपने हर प्लेटफॉर्म को यही नाम देते हैं क्योंकि मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म है, थोड़ा बड़ी गाड़ी बना लो, छोटी छोटी गाड़ी बना लो, तो ये उसी प्लेटफॉर्म पर बेस्ड है और सिंपल डिजाइन पर काम कर रहे हैं। इनका मेन पर्पज ये था कि गाड़ी ऐसी बनाओ जिसमें जगह खूब हो, लोगों को जरूरत भर की पावर मिल जाए और लोगों को ज्यादा पैसे भी ना देने पड़े। उस फिलॉसफी पे काम किया है रेनो ने, और लगभग सभी फ्रेंच कंपनीज इस पर फोकस करती हैं कि वो जब वो कम कीमत के प्रोडक्ट पर प्लान करते हैं तो ऐसे ही प्लान करते हैं, बोले जगह ज्यादा दो, यूटिलिटी ज्यादा दो और सारे फीचर्स जोड़ दो जो जरूरत वाले हैं। उन सब चीजों पर उनका ज्यादा फोकस रहता है, बाकी चीजों पे नहीं। आप भी अपनी अभी जिक्र कर रहे थे इनमें कि आपने बॉटल होल्डर्स के बारे में बताया था। हाँ, तो मैं जब बातचीत कर रहा था तो इनसे ये बता रहा था कि रेनो की गाड़ियों में हमने ये देखा है कि वो प्रैक्टिकल फीचर्स पे ज्यादा काम करते हैं। जैसे कि हमने उनकी ट्राइबर देखी, काइगर देखी, तो उसमें बोतल होल्डर हर जगह आपको मिलेंगे, सीटें फोल्ड होने का फीचर, इवन ट्राइबर में तो आप सारी सीटों को फोल्ड कर सकते हो भाई, सारी सीटें एकदम फ्लैट बेड बना सकते हो, और उसी सेगमेंट के लोग उसको खरीदते हैं जिनको सस्ते में एक 7 सीटर गाड़ी चाहिए और जरूरत पड़ने पे उसको 5 सीटर भी बना लो। तो वो सारी चीजें प्रैक्टिकलिटी रेनो देती आई है अपनी गाड़ी में, और ऐसा ही सर बता रहे हैं कि यही चीजें हमें रेनो डस्टर में भी देखने को मिल सकती है। लेकिन डिजाइन की अगर आप बात कर रहे थे, उसमें मैंने सुना है रियर डोर जो है वो स्विफ्ट की तरह दे दिया है ऊपर की तरफ।
उसका हैंडल ऊपर से खुलेगा जैसे स्विफ्ट में खुलता है। हाँ। आपको पुरानी वाली, नई वाली में तो उन्होंने डोर पे दे दिया हैंडल, जी जी जिससे पहले खुलता था वैसा है। जैसे आपको कर्व में भी है, हाँ जी। आपको याद आए जी। तो वो जो पीछे से खुलने वाला डोर हैंडल है ऊपर की तरफ से, वो इन्होंने दिया है। हो सकता है कुछ लोगों को स्टाइलिश लगे, हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, ना पसंद आए। जी जी। हाँ, ये बात सही है कि इस तरह से हैंडल से एक ही दिक्कत आती है, वो जब कोई नया व्यक्ति गाड़ी में बैठता है तो उसे हैंडल ढूंढना पड़ता है कहाँ चला गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं होती है। ओके, डायमेंशंस वगैरह पहले जैसी रहेगी, लंबी चौड़ी रहती थी पहले गाड़ी? हाँ, गाड़ी अब भी वैसे ही लंबी चौड़ी है और अपने मतलब मिड साइज एसयूवी जो कही जाती है, हाँ। ये उसी साइज की गाड़ी है। आप चाहे उसमें एलिवेट को ले लें, चाहे C3 एयरक्रॉस को ले लें, जी। या आप ग्रैंड विटारा को ले लें, लगभग सिमिलर साइज की गाड़ी है ये, और जगह इसीलिए इसमें ज्यादा होने की संभावना है। ओके, पुरानी जो डस्टर थी उसमें ऑल व्हील ड्राइव आता था, कितना बिकता था ये बात छोड़ देते हैं, लेकिन ऑल व्हील ड्राइव आता था, जिसको भाई थोड़ा सा ऑफ रोड जाने का मन करता है, थोड़ा सा ऐसे इलाके में रहता है जहां पर जरूरत पड़ जाए, क्या वो वापसी करेगा ऑल व्हील ड्राइव? नहीं, अफसोस। और काफी हद तक सही डिसीजन भी है कि इसे ना लाना, क्योंकि अगर आप देखें इंडियन मार्केट में इस सेगमेंट में लगभग इस समय 90,000 गाड़ियां हर महीने बिकती हैं इस सेगमेंट में, और इन 90,000 गाड़ियों में 100 गाड़ियां ग्रैंड विटारा बिकती है ऑल व्हील ड्राइव। तो फिर ये तो आप कुछ मुझे मतलब बताओ नहीं क्या लॉजिक है बिल्कुल नहीं कि ऑल व्हील ड्राइव के लिए कंपनी मेहनत करे, सब कुछ बनाए, और खरीदने वाले 100 लोग केवल। इवन उसकी ड्राइव भी बड़ी खतरनाक करवाते हैं, वो हमारे लिए अलग से गड्ढे वड्ढे तैयार करेंगे कि देखो कितनी कैपेबल गाड़ी है। हाँ, कोई फायदा नहीं उसका। तो मेहनत सही कर रहे हैं कि अगर वो नहीं दे रहे हैं तो मैं खुश हूँ इस बात से। अब ऑल व्हील ड्राइव की बात आई है तो चुपके से इंजन पे भी खिसक लेते हैं। इंजन ऑप्शन क्या क्या मिलने वाले हैं? नहीं, जो आपको शक है वो सही बात है कि डीजल वगैरह है? नहीं, डीजल नहीं है, हाइब्रिड बिल्कुल नहीं है। अरे तो क्या है सर? पेट्रोल इंजन। कौन कौन से? खुश हो जाइए, 1.5 लीटर भी है। ओके, हाँ, चलिए। तो एक बड़ा इंजन भी है हाँ। आपके पास 1.5, जो नियरली 110 से लेकर 120 PS की पावर देगा। नियरली बोल रहा हूँ क्योंकि एक्यूरेट फिगर्स अभी नहीं रिवील की गई है, और मुझे लगता है कि 120 से लेकर 200 के बीच में टॉर्क फिगर होगा उसका, ठीक है, जितनी इंफॉर्मेशन लीक होकर मेरे पास आई है जी। ये तो हो गया 1.5 लीटर। लेकिन एक ऑप्शन और है जो चौंकाएगा लोगों को, वो है कि वो 1 लीटर टर्बोचार्ज इंजन दे रहे हैं। अरे ये वही इंजन है जो काइगर और मैग्नाइट के टॉप एंड वेरिएंट में मिलता है। लेकिन क्या ये कम पावरफुल नहीं होगा? देखिए, वैसे पावर फिगर वाइज बात की जाए तो 100 PS की पावर देता है, ओके, जो बहुत अच्छी डिसेंट है, कहीं से कम नहीं है, इसे कम कहना गलत है। बिल्कुल। और फिर टॉर्क भी अच्छा फिगर है, और ये दोनों मिलकर बहुत अच्छा काम करते हैं। और CVT गियर बॉक्स के साथ ये चलाने में बड़ा मजेदार है। वो अलग बात है कि लोग सस्ते वेरिएंट खरीद लेते हैं काइगर और मैग्नाइट के, और इस टॉप एंड वेरिएंट को एक्सपीरियंस ही नहीं करते हैं, और फिर कहते हैं वो अंडर पावर्ड है। हाँ, ये बड़ी कमी है। अगर वो उस वेरिएंट को चलाते तो कभी नहीं कहते कि अंडर पावर है, क्योंकि वो रियली बहुत अच्छा इंजन है, और केवल CVT के साथ ही उसका जलवा निकल कर आता है। तो मेरे हिसाब से अगर वो इंजन CVT गियरबॉक्स के साथ बिल्कुल बेस से दिया जा रहा है। ये ख्याली रील्स मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। जैसे कि टीवीएस जुपिटर का 2013 में प्राइस था 52,000 रुपए, वहीं टीवीएस के स्टॉक का प्राइस था 2013 में 33 रुपए 70 पैसे पर शेयर। सपोज आपने टीवीएस जुपिटर ना खरीद के टीवीएस के स्टॉक्स खरीदे होते तो आपको उस टाइम पे अप्रोक्स 1540 शेयर मिल गए होते, और आज की डेट में टीवीएस के एक शेयर का प्राइस है 2444 रुपए, यानी कि आज आपके पास अप्रोक्स 38 लाख रुपए के शेयर्स होते। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, ये सिर्फ एक ख्याली रील है। तो मैं आपको एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूं जो आपको बताएगा कि कौन सा स्टॉक कब बाय करना है, कब सेल करना है, और वो भी आपके इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से। जैसे लवर्स को थोड़ी सी निराशा, थोड़ी सी क्या पूरी निराशा होगी, ये वाली आप बात है। ध्यान से देखें तो इस सेगमेंट में ऐसे कई ब्रांड है जो डीजल नहीं देते। एलिवेट में नहीं आता है, C3 एयरक्रॉस में नहीं आता है, कुशाक में नहीं आता है, टाइगुन में नहीं आता है, ग्रैंड विटारा, हाई राइडर, विक्टोरस, 7 नाम तो मैंने आपको गिना दिए इनमें डीजल नहीं आता है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि डीजल के बगैर भी कारें नहीं बिकती हैं, डीजल के बगैर भी। और जिस तरह से पॉलिसीज चेंज हो रही हैं तो सेंस बनाता है, डर लगता है लोगों को। ये बिल्कुल। बात सही है। अब बात करते हैं कि पुरानी डस्टर में हमने कुछ ड्रॉबैक देखे थे, जैसे कि इंटीरियर फीचर्स, उसको लेके थोड़ी सी निराशा होती थी पुरानी वाली को लेके। अब क्या नए अवतार में वो ज्यादा टेक लोडेड हो जाएगी? देखिए, टेक लोडेड अगर करेंगे तो उसकी कीमत बढ़ के क्रेटा सेल्टॉस के पास पहुंच जाएगी, और फिर बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके। क्योंकि वहां पे ऑलरेडी शेयर बैठे हुए हैं, उनको हरा पाना बहुत मुश्किल टास्क है। रेनो को चाहिए कि वह कम कीमत रखे और कुछ फैंसी फीचर्स दे जो शायद मिसिंग है।
फैंसी फीचर्स का मतलब आप समझ गए, बच्चों की फेवरेट सनरूफ। नई डस्टर में सनरूफ नहीं है। अभी हमने देखा, इस गाड़ी में देखा था सनरूफ नहीं खुलता था मारुति ई विटारा में। हाँ, उस फीचर की मैंने तारीफ करी कि भैया सनरूफ दे दिया लेकिन ना खुलने वाला, ये सबसे बढ़िया किया। क्योंकि बच्चे फिर जिद करते हैं कि मुझे बाहर निकलना है, जो कि बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सेफ नहीं है। और मेरे पास सनरूफ होना जरूरी है। हाँ। कि अगर आपको फैंसी दिखाना है तो आप कर ले, लेकिन वो सेफ नहीं है इंडियन कंडीशन में। और मैं हमेशा इस चीज को बताता रहता हूँ। लेकिन ये भी बात सही है कि अगर गाड़ी के नंबर्स में बिकवाना है आपको, तो सनरूफ के बगैर गाड़ी बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये एक बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल। बाकी फीचर्स वाइज जो 360 कैमरा है, ये सारे फीचर्स वो दे रहे हैं। इसके अलावा जो जरूरत के फीचर्स है वो तो है, क्लाइमेट कंट्रोल भी वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। और पुश बटन स्टार्ट, ये सब फीचर्स जो जरूरत के है वो तो आ रहे हैं। और एक उनकी जो फैंसी की है वो सिस्टम भी रहेगा कि अच्छा। अप्रोच के साथ ही गाड़ी अपने आप अनलॉक हो जाती है। ओके। वो भी रहेगा उनके। ऐसे अलग अच्छे फीचर्स है, बस वो फैंसी फीचर्स हाँ, मतलब जैसे कि 3 स्क्रीन दे देना। हाँ, वो सब नहीं है। वो सब नहीं मिलेगा। अब लास्ट सवाल पूछ लेते हैं जिसकी वजह से आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हो। सर, इंजन वो 1 लीटर वाला देके प्राइसिंग क्या रखने वाले हैं स्टार्टिंग? देखो, ये प्राइसिंग रखना काम तो रेनो का है, मेरा तो है नहीं। हाँ, और वैसे अंदाजा। निसान भी सेम गाड़ी लेके आ रहा है। हाँ, उसका नाम उन्होंने रखा टेक्टॉन। टेक्टॉन। नहीं, टिकटॉक नहीं, टेक्टॉन। सर, मुझे यही समझना है। मुझे लगता है कि नाम रखने में ना इंडियन जो लोग हैं जब गाड़ी खरीदते हैं तो एक तो ये देखते हैं कि भाई साहब गाड़ी की प्राइसिंग क्या है, दूसरा देखते हैं माइलेज क्या है, और तीसरा सर उसका नाम भी देखते हैं कि बोलते हुए मजा आए। टाटा सिएरा, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा थार। लेकिन कोई 15-20 लाख रुपए की गाड़ी खरीदे और नाम निकले टेक्टॉन। टेक्टॉन, मुझे मजा कम आया सर नाम में। हाँ, मैं एग्री कर सकता हूँ। हो सकता है आपको अभी पहली बार सुनने में थोड़ा लगा हो, धीरे धीरे सुनते हुए हो सकता है आपको अभ्यास हो जाए तो फिर अटपटापन ना लगे। हमने अधिकतर गाड़ियों के जब नाम पहली बार सुनते हैं तो लगता है कि ये क्या नाम है। जैसे कि अभी विक्टोरस नाम जब आया था तो हम लोगों ने, कई लोगों ने विक्टोरिया लिखना शुरू कर दिया था। लेकिन धीरे धीरे अब सबको प्रैक्टिस हो गई, तो हो सकता है कि जब आप 10 बार 15 बार नाम प्रोनाउंस कर लेंगे तो हो सकता है आपको वैसा अटपटापन शायद उतना फील ना हो। बस यही डिफरेंस है। और निसान भी मतलब सेम गाड़ी सेम फीचर्स के साथ में अपने नाम टेक्टॉन के साथ लॉन्च करेगा, और होपफुली वो 3 से 4 महीने बाद वो भी लॉन्च करेंगे डस्टर के। जी, तो आपने प्राइसिंग अभी भी नहीं बताई है, क्या हो सकती है? पूछना ही है, मानोगे नहीं? हाँ, बिल्कुल। तो पहली चीज सुनिए, 26 जनवरी को रेनो इसे लॉन्च कर रहा है जी। और हमें उम्मीद है कि रेनो बेस वेरिएंट की प्राइस ही बताएगा उस दिन भी। हाँ। और बेस वेरिएंट की प्राइस का मेरा अनुमान जो है वो 9,49,000 से, ओह माय गॉड। क्योंकि 1 लीटर इंजन इनको कीमत कम रखने में हेल्प करेगा। और इससे फायदा ये मिलेगा जो लोग मतलब मिड साइज एसयूवी, क्रेटा वगैरह इन सब के साथ जाना चाहते थे और कीमत से पीछे हट रहे हैं, मतलब पिछड़ रहे हैं, मतलब इतनी बड़ी गाड़ी नहीं खरीद पा रहे, बजट नहीं है, उनके लिए डस्टर एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है, जो कि एक्चुअली नेक्सॉन की प्राइस होगी, जो कि एक्चुअली ब्रेजा की प्राइस होगी। और इस प्राइस में एक्सयूवी 3XO की प्राइस में अगर आपको बड़ी साइज की गाड़ी मिल जाए तो क्या बुराई है। जैसे कि अभी भी होता है, फ्रॉन्क्स खरीदने वाला ब्रेजा पे शिफ्ट हो जाता है कि थोड़े से और डाल के ब्रेजा मिल जाएगी। वही होगा कि ब्रेजा नेक्सॉन खरीदने वाला थोड़े से और डाल के, हाँ, बड़े आराम से आप डस्टर पे जा सकते हो। और डस्टर में आपको जरूरत भर की पावर मिल रही है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा पावरफुल। और इतनी पावर का हम करते भी क्या है, हमें सड़क पे चलना पड़ता है शहरों में 20, 30, 40 की स्पीड पे, हाईवे पे हम चलते हैं 90 की स्पीड पे, तो फिर हम वो फराटेदार इंजन लंबोर्गिनी का लगा कर क्या लेंगे। बिल्कुल तो मेरे हिसाब से एक छोटा इंजन सेंस बनाता है अगर कीमत सही हो जाए तो। आपकी बात से मुझे इतना समझ में आया, रेनो खेलने वाली है प्राइसिंग पे, जैसा कि वो अपनी बाकी गाड़ियों में भी खेलती आई है। जैसे कि ट्राइबर चीपेस्ट 7 सीटर, काइगर वो भी सस्ते में आपको बोल देते हैं कि मिड सब कॉम्पैक्ट एसयूवी। तो प्राइसिंग पे ही डस्टर में भी खेलने वाली है। और जो चीज हम अभी तक रेनो के साथ सुनते आ रहे हैं, रीथिंक, तो डस्टर में भी रीथिंक वाली चीजें हो रही हैं। बिल्कुल। और जो चीजें होंगी बाकी डिटेल तो 26 जनवरी को हमें मिल ही जाएंगी। उससे पहले जितनी भी डिटेल हमारे पास थी वो सारी खोद के सर ले आए और आपको बता दिए। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी सारी डस्टर की डिटेल देने के लिए। अब मुझे लग रहा है कि भी गाड़ी पीछे खड़ी हो जाए तो मैं वीडियो भी बना दूंगा, इतनी डिटेल आपने बता दी। नहीं, उम्मीद है मुझे भी, क्योंकि गाड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन लगभग सभी आ चुकी हैं। अब सिर्फ वो चीजें बची हैं जो एक्चुअली में
कंज्यूमर को वेट करने का तय करने के बाद खरीदने के लिए करनी चाहिए कि प्राइस जो एक्चुअली हमने हिंट दिया है, हमने प्राइस अनाउंस नहीं की है, प्राइस अनाउंस करना रेनो का काम है और वही करेंगे इसको बेहतर ढंग से। बस मैंने हिंट दिया है कि आपको ये लगभग 9.5 लाख रुपए से स्टार्ट होकर और 15 लाख रुपए तक जाएगी मैक्सिमम पार्ट में। एक शोरूम है दोस्तों, हाँ, क्योंकि कमेंट में ये बहुत बोलते हैं नहीं कमेंट में बताना जरूरी है कि इंडिया में 28 स्टेट है, 28 तरह के रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं, बिल्कुल 5 से लेकर 15 इंश्योरेंस कंपनी है और हर इंश्योरेंस कंपनी के भी 5 प्लान है। तो अगर सबको देखा जाए तो महिंद्रा डस्टर के कम से कम 600 ऑन रोड प्राइजेस होंगे। अब इतने प्राइस कैसे बताएं तो इसलिए एक शोरूम इसीलिए वीडियो में बताया जाता है कि भाई आप किस स्टेट में हैं, कौन सा आप इंश्योरेंस प्लान ले रहे हैं, क्या क्या उसमें एड ऑन करा रहे हैं, तब जाके ऑन रोड प्राइस निकल के आता है। तो एक शोरूम प्राइस से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको गाड़ी कितने की पड़ जाएगी। सो अगेन थैंक यू सर इतनी सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं डस्टर भी एक और धमाके के साथ आए 26 जनवरी को, और जितने ज्यादा बेटर ऑप्शन होंगे उतना आपका हमारा कस्टमर्स का फायदा है। बिल्कुल, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। The SUV that started it all is here to do it again. New Renault Duster. The icon is back. गुड नाइट। हेलो मम्मी, आयरन होगा क्या अपने पास? मम्मी